न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं सोनाली चोपड़ा। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय महिलाओं की कार्यबल स्थिति। क्योंकि आज का टॉपिक बेरोजगारी से संबंधित है, इसलिए यह है आपके जीएस पेपर 3 पे कवर होगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। उसके बाद पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी पीएलएफएस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु देखेंगे और उसके बाद एनएफएचएस और पीएलएफएस दोनों के सर्वे में जो तुलना है वो करेंगे। उसके बाद उसके कारण, उसकी चुनौतियां, आगे की राह और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। पर सेशन के बीच में भी आपके लिए एक प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में एनएफएचएस 5 के चरण 1 की रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट छोटे बच्चों और महिलाओं को ध्यान में रख के तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसमें जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित आंकड़े होते हैं। तो हाल ही में जो आंकड़े जारी हुए हैं उसके अनुसार बच्चों के टीकाकरण में वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी ओर प्रजनन दर और शिशु मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है। आगे देख लेते हैं पीएलएफएस की रिपोर्ट क्या है। पीएलएफएस की रिपोर्ट देखने से पहले हम जान लेते हैं कि पीएलएफएस क्या है। इसे अप्रैल 2017 में लॉन्च किया गया था। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो यह रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े इसमें बताए जाते हैं। तो इसमें 3 चीजों को देखा जाता है। सबसे पहले होता है एलएफपीआर यानी कि जो जनसंख्या काम करने योग्य है, डब्ल्यूपीआर जो जनसंख्या काम कर रही है, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि यूआर जो कि बेरोजगार है। तो इन तीन पॉइंट्स के आधार पर जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो अब देख लेते हैं रिपोर्ट को। इसके अनुसार महिलाओं का जो एलएफपीआर है यानी कि जो महिलाएं काम करने योग्य हैं वो है 18.6%, जबकि जो काम कर रही हैं वो है 17.6%। और इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे तो 5.2% है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 49 साल की उम्र की महिलाएं हैं वो केवल 25.9% महिलाएं या तो काम कर रही हैं या फिर काम की तलाश में है यानी कि काम करने योग्य हैं, जबकि पुरुषों में यह अनुपात काफी ज्यादा देखा गया है 78.3%। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुरुष और महिला के बीच में जो जेंडर गैप है, अगर ये जेंडर गैप इतना ज्यादा रहता है तो इसमें हम युवा कार्यबल जो है उसको पूरी तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसमें महिलाओं की भागीदारी और होनी चाहिए। ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी दर 2011-12 की तुलना में उसमें गिरावट दर्ज की गई है। 2017-18 में जहां जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी भागीदारी 25% है, और जबकि शहरी महिलाओं की और कम है, 20% है केवल। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं की जो भागीदारी है वो कितनी कम है। शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दर जो है उसमें इजाफा हुआ है 5% का। अब जान लेते हैं, अब इन दोनों रिपोर्ट्स में हम तुलना करते हैं। पिछले हफ्ते 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 जारी किया गया। 17 में से जो 7 राज्य थे उसमें से जो काम करने वाले कर सकते हैं वो जो है ज्यादा है और जो काम कर रहे हैं वो कम है। तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद एनएफएचएस में बिहार के लिए दिए गए आंकड़े पीएलएफएस की तुलना में 3 गुना अधिक हैं, जो बिहार के आंकड़े यहां पर दिए हुए हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के लिए पीएलएफएस की तुलना में आंकड़े कम हैं। एनएफएचएस 15-16 के मुताबिक 25.6% महिलाएं पिछले 1 साल में काम किया है, और इनके नकद भुगतान, जो इस नकद भुगतान के चलते मान लीजिए किसी महिला ने इस रिपोर्ट से पहले 6 महीने से कम की अवधि के लिए काम किया है, और वो किस लिए किया है? नकद भुगतान के लिए। तो उसको पीएलएफएस में नहीं काउंट किया जाएगा, उसको काउंट किया जाएगा एनएफएचएस में, क्योंकि नकद भुगतान के चलते भी जो है लोग इस तरह से भी, अगर कोई इस तरह से पार्टिसिपेट करता है तो वो
NFHS में काउंट होगा। अब जान लेते हैं इससे जुड़ी कारण और चुनौतियां। भारत में 5 में से 4 महिलाएं कार्यशील नहीं है, यानी कि 5 में से सिर्फ 1 महिला है ऐसी जो कार्यशील है। उसके अलावा महिलाएं शिक्षा में तो भागीदारी उनकी बढ़ रही है, पर रोजगार में उनकी भागीदारी कम हो रही है। घरेलू कामों को प्राथमिकता, यह माना जाता है कि जो महिलाएं हैं, खास करके जो विवाहित महिलाएं हैं, उनकी यह जिम्मेदारी है कि वो घरेलू काम करे, तो जिसके चलते उनकी भागीदारी कम है। OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुताबिक एक महिला हर दिन में औसतन 6 घंटे अनपेड वर्क करती है और पुरुषों के लिए आंकड़ा केवल 52 मिनट है। काम की उपलब्धता ना होना बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये ग्राफ दिया हुआ है कि महिलाएं किस वजह से पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो सबसे ज्यादा जो है कि काम नहीं है क्षेत्र में, तो ये सबसे ज्यादा आंकड़े देखे गए हैं, 30% से भी ज्यादा। उसके बाद इलनेस एंड फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि किसी बीमारी के चलते वो जो है नहीं कर सकती हैं। अदर रीजंस मतलब अन्य रीजंस हैं, वो भी हैं। हस्बैंड और इन लॉज डू नॉट वांट मी टू वर्क, मतलब कि उनके जो है हस्बैंड और फिर इन लॉज जो होते हैं वो उनको काम करने की अनुमति नहीं देते। उसके बाद नो नीड, यानी कि जिनको कोई जरूरत नहीं है काम की, वो भी है। उसके बाद उन वेतन कम है इसलिए काम नहीं करती। उसके बाद इनसिक्योरिटी एट वर्क प्लेस, यानी कि जो काम की जो जगह होती है वहां पर वो सिक्योर फील नहीं करती। और उसके अलावा पेरेंट्स डू नॉट वांट मी टू वर्क, कि उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते। उसके बाद सामाजिक तौर पे नकारात्मक धारणा के चलते कि ये माना जाता है कि महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए, तो इस वजह से भी महिलाओं की भागीदारी कम हो जाती है। भारत में गैर शिक्षित महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी अधिक। शिक्षित महिलाओं की अपेक्षा जो गैर शिक्षित महिलाएं हैं वो ज्यादा इसमें भागीदार हैं कार्यबल में। शिक्षा में वृद्धि के साथ पुरुषों का तो आर्थिक कार्यबल जो है उसमें वृद्धि हो जाती है, पर महिलाओं में नहीं होती। शिक्षित महिलाओं के लिए कार्यबल में मांग की कमी। आगे की राह ऐसे में क्या हो, ये देख लेते हैं। सरकार द्वारा धार्मिक और सामाजिक नेताओं के साथ कैंपेन होने चाहिए ताकि महिलाएं जो हैं इसमें भागीदारी के लिए आगे प्रेरित हों। मैटरनिटी लीव की तरह पैटर्निटी लीव भी लागू करनी चाहिए, क्योंकि अगर पैटर्निटी लीव भी मिलेगी तो ये एक तरह से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कई एम्प्लॉयर्स होते हैं वो महिलाओं को इसलिए नौकरी पे नहीं रखते क्योंकि कल को वो जो है मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। तो अगर पुरुषों को भी पैटर्निटी लीव दे दी जाएगी तो ये बैलेंस हो जाएगा और फिर एम्प्लॉयर्स जो हैं महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय करेंगे। उसके बाद सिविल सोसाइटी कौशल विकास केंद्रों के जरिए महिलाओं के रोजगार परक कौशल प्रदान करना, उनको प्रेरित करना चाहिए कि आपको कार्यबल में जो है उसमें भाग लेना चाहिए। कार्यस्थल पर होने वाले यौन अपराधों की रोकथाम होनी चाहिए ताकि महिलाएं जो है वो सेफ फील करें और उसके बाद जो है वो काम करने के लिए प्रेरित हों। ये है आज का सवाल। इसके अलावा एक और सवाल जो आपसे पूछना था वो है NFHS की पहली सर्वे कब जारी की गई थी। और उसके अलावा ये सवाल है कार्यस्थल पर संरचनात्मक बदलाव और कड़े श्रम नियमों के बगैर महिलाओं को कार्यशील बल में बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, चर्चा कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।